जनरली मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। राइट, ये मेरा एक, इसको लिख लो, ये मेरा कोट है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। व्यक्ति के रूप में तो आप अपने घर से चले, व्यक्ति के रूप में आपने जन्म लिया, व्यक्तित्व के रूप में हमारा पूरा जीवन होता है। तो हम यहां अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में तो हमने जन्म लिया, माता पिता के साथ जुड़ी हुई पहचान, किसी परिवार, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी जाति के साथ जुड़ी हुई पहचान एक व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है और यह निर्माण कोई और नहीं करता है। इस निर्माण में सिर्फ दो लोग शामिल होते हैं। एक आपका गुरु, वो किसी भी रूप में हो। गुरु जो होता है वो इनिशियल इग्निशन होता है, एक रॉकेट खड़ा होता है। ठीक है, कभी आपने देखा लॉन्च पैड पे एक रॉकेट खड़ा होता है, बड़ा पावरफुल उसका बूस्टर होता है, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, मीलों की यात्रा कर सकता है, ये रॉकेट होता है। लेकिन इस रॉकेट को जब तक इग्नाइट ना किया जाए, जब तक प्रज्वलित ना किया जाए, तब तक ये रॉकेट जो है हजारों मील की यात्रा नहीं कर सकता है, इतनी तेजी से नहीं जा सकता। वैसे खड़ा है और वो ऐसे ही स्टेशन पर खड़ा रह जाता है। तो आप एक स्टूडेंट के रूप में आप व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफर तय करना चाहते हैं। आपके अंदर वो पावर है, लेकिन आपको अपनी उस पावर को बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये रॉकेट बूस्टर है, यानी कि जो प्रणोदक है, जो प्रोपेलेंट है, जो एक इग्नाइट करने वाली अग्नि है, वो टीचर प्रोवाइड करता है और ये सदियों से होता चला आया। ये वो भी, जैसे कल मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जीवन में रिश्तों की एक चाबी एक सेंटेंस में, और मुझे वो अपनी रुद्राक्ष की माला निकाल के देके चले गए और आज तक मैंने धारण की, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैं उनसे कभी दोबारा नहीं मिला। लेकिन जो व्यक्ति मुझे दीक्षा दे रहा वो मेरा गुरु है, जिसने मुझे जीवन में कुछ भी एक सिखाया, मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट किया, और उन्हीं के प्रेरणा की वजह से मैंने हजारों बच्चों से कल बात की और इसमें से कई बच्चों को मेरी बात समझ में आई, उनको एक रास्ता दिखाई पड़ा। तो इसी को गुरु की दीक्षा कहते हैं। तो एक जो टीचर होता है, यानी गुरु जो होता है, वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैं यहां पर कोचिंग में खड़ा हूं तो मैं ही तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी जीवन में कब कहां गुरु मिल जाए कुछ भी किसी को नहीं पता। वो जो आपकी पावर को इग्नाइट करता हो। तो जब आप इग्नाइट हो जाते हैं तो आप एक पावरफुल रॉकेट की तरह हैं। आप हजारों मील की यात्रा तय करेंगे, आप पूरे जीवन में जाएंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन उस परिवर्तन की शुरुआत के लिए इग्निशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा होता है शिष्य। तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण में सिर्फ दो धड़े हैं और कुछ नहीं है। यह गुरु तुम्हारी माता हो सकती है, तुम्हारे पिता हो सकते हैं, तुम्हारा भाई हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, लेकिन शिष्य तुम ही हो। अब शिष्य का मतलब क्या हुआ? जो प्यूपिल है, उस शब्द का मतलब क्या हुआ? वह जो धारण कर सके, वह जो धारण कर सके, वह जो जल सके। गुरु ने इग्नाइट कर दिया, ध्यान से देखो। लेकिन इस अग्नि की जलन किसको झेलनी पड़ती है? मेरी बात को समझ लेना। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया एक एक करके समझाता जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी यात्रा कैसे होने जा रही है। या तो तुम लवासना की जर्नी को छोड़ देना, अगर उस अग्नि की जलन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, उस हीट को नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकते, छोड़ देना। और अगर तुम्हारे मन में है कि अच्छा ये है मेरा सफर, ये हरी घास पे चलने जैसा नहीं है, ये खुद को जलाने की यात्रा है, तो अगर वो तुम्हें जलन बर्दाश्त करने की अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो फिर यात्रा पे निकल जाना, सफर अपने आप पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है जो धारण कर सके। गुरु जब उसको प्रज्वलित करता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलाती है, तपाती है, उसको गर्म करती है। लेकिन अगर पात्र, रॉकेट के पात्र क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा, उसके जो बूस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा अग्नि को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो शिष्य जो धारण कर सके, वो शिष्य जो उसको एब्जॉर्ब कर सके उस नॉलेज को, वो शिष्य जो बदलाव के साथ खुद को बदल सके, वो बदलाव का विरोधी ना हो, वो अपोज चेंज, और जैसे हम लोग कहते हैं अपोज ऑफ चेंज, वो ना हो। और वो जो तपिश हो, देर तक पढ़ना हो, खुद को एकाग्र करके रखना हो, भटकाव से खुद को रोकना हो, लालच से खुद को दूर रखना हो, डिजायर से खुद को दूर रखना हो, इस तरह की लस्ट से, तो वो अपने आप को धारण करके रख सके। इसीलिए गुरु पहले प्राचीन समय में गुरुकुलों में लेके चले जाया करते थे कि एकांत में रखेंगे। संसार की जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, जब भी इसकी उम्र ऐसी है जहां पर इसके अंदर ये सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी कुछ आएगा, तो दूर जंगलों में लेकर चले जाते हैं, माता पिता से भी दूर, कि मां का मोह जो है वह इसको बाधा ना बने, भाई बहन का प्यार बाधा ना बने। तो एक एकांत में जो है वो आराम से सर मुड़ा के एकदम जो है वो पीत वस्त्र अपना डाल के और जमीन पे सोना, एक सभी को साधारण जीवन दिया जाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य इसको धारण कर लेता था, और धारण जब कर लेता था तो फिर अब गुरु निश्चिंत हो जाता था कि अब समाज में भी जाओगे तो एक अच्छा जीवन तुम जी पाओगे। तो शिष्य वो होता है जो धारण कर सके, जो इस तपिश को बर्दाश्त कर सके। नहीं तो क्या होगा? ये रॉकेट जैसे ही बूस्ट होगा, टीचर ने जैसे ही इग्नाइट किया इसको, वैसे ये पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो कई स्टूडेंट ब्लास्ट कर जाते हैं, जैसे दबाव पड़ता है घबराने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, सर नहीं हो रहा है हमसे तैयारी, मेरे पास तो डेली की संख्या में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि गुरु ने इग्नाइट तो कर दिया, शिष्य वो धारण ही नहीं कर पाया। तो यहां जो व्यक्तित्व है वो धारिता की बात है, कैपेबिलिटी की बात है। वर्ड सुना होगा कैपेबल, ये कैपेबिलिटी क्या होती है? तो कैपेबिलिटी ऐसा नहीं है, इस अग्नि को धारण करने योग्य इसको बनाया जाता है, वो मटेरियल डाले जाते हैं जो इस ताप को बर्दाश्त कर सके। तो आज की जो मेरी यात्रा है, आज की जो मेरी क्लास है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम अपनी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हो, तुम अपनी चीजों को कैसे आगे लेकर जा सकते हो, तुम कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हो, और अपना जो गुरु शिष्य का जो परंपरा है, इसी व्यक्तित्व निर्माण में तुम कैसे लेकर आ सकते हो। तैयार हो? चलिए, अब सवाल है कैसे बनाएं अपना व्यक्तित्व, राइट? कैसे बनाएं अपना व्यक्तित्व? तो अगर मेरा इस सेगमेंट में कि अगर आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई पर्सनैलिटी, so how can I make my personality well and efficient according to the administrative, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, वो कैसी होनी चाहिए, कहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, राइट? चलिए बात करता हूं। इस रॉकेट में एक खास बात और है, गुरु ने इसको इग्नाइट किया, प्रज्वलित किया, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता इस रॉकेट में थी। लेकिन एक रॉकेट में और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, आपने रॉकेट्स के वीडियो देखे होंगे, और वो वीडियो तुम्हें बताता है कि ये अपनी डायरेक्शन जो शुरुआत में जब ये थ्रस्ट लेता है पृथ्वी की, जब ये ग्रेविटी में होता है, तो इसके सबसे ज्यादा बिखर जाने की बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है, इसके पास भार होता है, ढेर सारी चीजों का भार लेके चल रहा होता है, इसमें ईंधन टैंक होता है, इसमें जो है वो तमाम तरह के केबिन्स बने होते हैं, भारी भारी मशीन होती है। जब आप आईएएस की तैयारी के लिए उड़ते हो तो आपके सपनों का बोझ होता है, ढेर सारे सपनों का बोझ होता है, ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, तमाम तरह के आकर्षण होते हैं, उधर आपका जो है वो जानने वाली या जानने वाला भी आपके साथ उम्मीदें लगाए बैठा हो, सब पूरा परिवार खानदान भर उम्मीदें लगा के बैठा होता है। ये ग्रेविटी है, ये खींचती है। और आपने देखा होगा रॉकेट इसी समय सबसे ज्यादा, अगर आपने देखा होगा समुद्र में ऐसे जाकर ऐसे गिर जाता है, ठीक है, डिसोरिएंट हो जाता है। सबसे ज्यादा ईंधन इसी समय जलता है जब तक पृथ्वी की जब तक उसको पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी ना मिल जाए। जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा, जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल नहीं जाता तब तक सबसे ज्यादा जो ईंधन है रॉकेट का तभी जलता है। एग्री करते हो? हां। तो जब आप तैयारी करने जाओगे तो सबसे पहले ये उम्मीदों का जो बोझ है, सपनों का जो बोझ है, लोगों ने तुम्हारे साथ जोड़ रखा है, किसी ने वादा किया कि मैं आऊंगा आईएएस बनने के बाद तुमसे शादी करूंगा, किसी ने कहा नहीं जीवन साथ बिताएंगे, तमाम ये सब क्या है? ये सब उम्मीदों के बोझ। और सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में ही अगर आपके पास प्रॉपर इग्निशन नहीं है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर प्रॉपर इग्निशन नहीं है तो आप सबसे पहले आपने देखा होगा आपकी ट्रैजेक्टरी फेल हो जाती है और आप किसी और दिशा में मुड़ जाते हैं, अपने ही सपनों के बोझ के नीचे दब जाते हैं और इस आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण से जो प्रभाव है इससे आप नहीं निकल पाते हैं। आपके टीचर ने जो इग्नाइट किया, टीचर से दूर होने के बाद वो धीरे धीरे वो मशालें बुझ जाती हैं और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसा करने वाले बच्चों की संख्या शायद 98% से ज्यादा है। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी भी एग्जाम में जो सक्सेस की दर होती है वो हार्डली 2% ही होती है। ये वो होते हैं जो इस गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के मोह से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाते हैं। तो आज मेरी बात तुम्हारे मर्म तक पहुंच चुकी होगी कि हमें कई काम करने हैं। एक, हमें अपने आप को इग्नाइट करके रखना है। क्यों मैं डेली यहां सुबह सुबह आता हूं? मैं और भी काम कर सकता हूं, ठीक है, अपने लिए समय निकाल सकता हूं। इग्नाइट करके रखना है, प्रज्वलित करके रखना है। तुम्हें भी अपने आप को अपने गुरु के पास रखना है, क्योंकि तुम्हारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब तक तुम इस ग्रेविटी से निकल नहीं जाते, इस सारे बंधनों से निकल नहीं जाते, अपने पाथ को पकड़ नहीं लेते, तब तक तो तुम्हें गुरु का साथ छोड़ना ही नहीं है। जैसे धीमा फिर ये प्रज्वलित करेगा, फिर धीमा होगा, फिर प्रज्वलित करेगा, तब तक प्रज्वलित करता रहेगा, ढकेलता रहेगा। निकलो इस आकर्षण से, निकलो इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, नहीं तो वापस आ रहे हो तुम अभी। और लोग आ जाते हैं वापस, ठीक है, लोग जो है इधर से इधर पहुंच जाते हैं, आत्मघाती हो जाते हैं। आए थे किसी और तैयारी करने के लिए, करने कुछ और लगते हैं। तो गुरु ढकेलता रहता है, प्रोपेलेंट, वो प्रलोदक का काम करते, चलो पुश करो, आगे बढ़ते रहो। और शिष्य वो होता है जो उस धक्के को भी सकारात्मक रूप से लेता है। हाँ, ये मेरे लिए कर रहा है, मैं जान रहा हूं कि मैं इस गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे निकालने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो उसको वो बर्दाश्त करता है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम मास्टर हो, मास्टर की तरह रहो, ज्यादा समझाओ नहीं, ठीक है, फीस लियो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, हमें जाने दो। जब टीचर कहता है ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है, ऐसे कहते, उसका विरोध करते हैं।
तमाम ऊटपटांग बातें करता है, अरे देखो अभी इसी पे कोई लिखेगा, अरे देखो बेवजह की बकैती कर रहा है, सुबह सुबह आके ये जो बकवास करते हैं, ये वही होते हैं जो कभी ना अपने गुरुत्वाकर्षण से निकल ही नहीं पाए और ये सोचते हैं जब हम डूबे हैं सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जहां मौका इनको मिलता है वहां पर ये मुंह खोलते हैं और सोचते हैं कि चलो कम से कम आज दिन भर में एक आदमी तो बर्बाद कर लें, हम डूबे तो अकेले तो नहीं फील करेंगे जब यहां समुद्र में जाके डूब गए हैं, चलो दो चार सही, दो चार कम से हम डूब जाए तो कम से कम और मजा आएगा। तो इस तरह की जो निगेटिविटी होती है वो हमारी इसी वजह से आती है। अब इस रॉकेट को हमें सही डायरेक्शन देना है और वो हमारा आता है व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से। तो रॉकेट में क्या चीज होती होगी? रॉकेट को नहीं पता कि कितने मीलों का सफर उसको तय करना है, रॉकेट को एग्जैक्टली नहीं पता होता है उस समय, या वैज्ञानिक अगर मैं बात करूं यहां जिसका दिमाग है उसको नहीं पता होता कि रॉकेट एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी को पाएगा या नहीं पाएगा, ये रॉकेट जो है वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, पलायन वेग जो होता है वो हो पाएगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे यहां मंगल मिशन जब छोड़ा गया था, हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक थे उन्हें नहीं पता था कि जिस समय रॉकेट पीछे गया और संपर्क टूट गया उस समय ये लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन अच्छी की थी, सब कुछ था, लेकिन पूरा धक 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 जो है वैज्ञानिक समुदाय का कि भारत पहली बार में मार्स ऑर्बिटल मिशन, आपने ये पिक्चरें भी देखी होंगी, तमाम वेब सीरीज भी देखी होंगी, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो क्या चीज थी व्यक्तित्व निर्माण में जब वहां पर उन्होंने मंगल के अंधेरों में अपने रॉकेट को भेजा, या कोई भी रॉकेट जब छोड़ा जाता है कि पता नहीं उस अंतरिक्ष में कहां है क्या है, मार्स रोवर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, एलॉन मस्क जब कोई चीज बता रहे तो कुछ भी नहीं पता। तो पहली चीज व्यक्तित्व निर्माण की क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं विश्वास। समझ में आया? विश्वास। यह विश्वास कई स्तरों पर आपको करना है। जिस गुरु को मैंने चुना है मुझे इसके साथ रहना है, मुझे बार बार भटकता नहीं, जंप नहीं करना है कि ये भागो वो भागो वहां भागो वहां भागो। अपने आप को देखने की बजाय दुनिया भर के टीचर को जज करना शुरू कर देते हैं। पहला तो आजकल फैशन आया हुआ है, ठीक है, फैशन वो फलाना, अरे ये नहीं है ना, उसमें चलो नेक्स्ट चलो, तो वो जंपिंग जो है रैबिट्स की तरह, मंकी माइंड की तरह कूदते रहते। पहली चीज है विश्वास। अगर उस वैज्ञानिक को विश्वास है तभी ये रॉकेट आगे जा पाएगा। उसे पता है कि पता नहीं इसके बाद तो मेरा एक बार इग्नाइट हो गया तो मेरा कंट्रोल हट जाएगा इस पर से, सिर्फ मेरी मैथमेटिक्स, मेरा विश्वास है इसके साथ कि हम यहां पहुंचेंगे। तभी वो वैज्ञानिक, जितने भी संसार में वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं जिन्होंने संसार को बदल के रख दिया, चाहे वो राइट ब्रदर्स का जहाज उड़ाना हो, बोला गया कि भारी मशीनें उड़ी नहीं सकती है, थर्मोडायनेमिक्स जो एरोडायनेमिक्स के खिलाफ है ये, लेकिन उड़ा दिया ना, विश्वास था उनके पास। जब हमारा जब मंगलयान जो है वो पीछे की तरफ गया और संपर्क टूट गया, हमें नहीं पता था कि दोबारा हमारा संपर्क जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन विश्वास था। तो जो व्यक्तित्व निर्माण की पहली चीज होती है उसको विश्वास यानी फेथ कहते हैं। फेथ की मैं ये लंबी यात्रा पूरी करूंगा, फेथ की मैं आने वाले हर चुनौती को मैं बर्दाश्त करूंगा, ये होता है हमारा फेथ, राइट। तो हमारा अगला सेगमेंट है वो होता है विश्वास। तो जब भी आप शुरुआत करें तो आप विश्वास करें ये एग्जाम मेरा है, ये एग्जाम मेरा है, मैं इस एग्जाम के लिए बना हूं और मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना। तभी मैंने कहा कि आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई करो, राइट। आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई करो और यहीं से अपने आप के अंदर विश्वास पैदा करो। तुम जो जिस तरह का आईएएस बनना चाहते हो, जिस तरह का, और सिर्फ कलेक्टर ही क्यों, तुम सचिव के बारे में सोचो, तुम जो है वो आप सेक्रेटरी के बारे में सोचो, तुम कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में सोचो कि मैं वहां पर कैसा हूंगा। अंदाजा लगाओ कि प्रधानमंत्री के बगल में तुम बैठे हो, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है और तुम्हें इनवाइट किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान देने जा रहा हो। आपने नोटिस किया था जब हमारे सीडीएस शहीद हुए विपिन रावत जी, तो जो है कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें आपने देखा प्रधानमंत्री के साथ अजीत डोवाल साहब बैठे थे। एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर बनने की कल्पना करो कि प्रधानमंत्री उस ऐसी मीटिंग में जहां की बातें बाहर नहीं आ सकती, उस मीटिंग में भारत के सम्मुख आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। वो विश्वास पैदा करो कि हाँ ये मैं ही हूं जो बन सकता हूं, और ये जब विश्वास तुम प्रफुल्लित करोगे तभी जो है वो आगे जा पाओगे। तो पहली चीज, आज से कभी भी अपने मन में गूंजता है यहां पे, सर हमसे नहीं, मेरे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, सर नहीं हो पा रहा है, सर नहीं कर पा रहे हैं, सर नहीं नोट्स बन पा रहे हैं, सर नहीं आंसर लिखा जा रहा है, सर नहीं 8 घंटा पढ़ पा रहे हैं, नहीं मत कहो। विश्वास रखो कि हां मुझे करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आंसर लिखना है। कोई बात नहीं, 10 लाइन का आंसर नहीं लिखेंगे, 3 ही लाइन लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। विश्वास और अविश्वास के बीच में यही थोड़ा सा फर्क होता है। जितनी बार हम नहीं नहीं खुद से बोलते हैं उतनी बार हम अपने मकसद से दूर होते चले जाते हैं। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्तित्व के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, जिसमें 2 के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दुनिया भर के तमाम यूनिवर्सिटीज में वैज्ञानिकों के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक्चुअली में आईएएस के लिए इसकी बहुत ज्यादा, मतलब हायर लेवल ऑफ थॉट्स नहीं चाहिए होते हैं।
अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के सारे टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, सारे आईआईटीएन आईएएस बन जाते। ऐसा नहीं होता है। आज भी गांव देहात के बच्चे, तमाम रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए बच्चे, सेकंड डिवीजन आए हुए बच्चे, कई बार फेल हुए बच्चे, वो भी आईएएस बनते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि बहुत हाई लेवल ऑफ आईक्यू मुझे चाहिए तब मैं आईएएस बनूंगा, तो ये एग्जाम थोड़ा उससे अलग है। ये तुमसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो अगली चीज क्या है? ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, इससे ज्यादा, दैट इज ये निम्न, ये उससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर। एक चीज और जोड़ूंगा, पीक्यू। तो बेसिकली ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल यानी आपके पास भावनात्मक अभिज्ञता। ये इमोशनल होना नहीं कि रोना शुरू कर दो, फोक किसी गरीब को देखो तो हाय दैया छाती पीटना शुरू कर दो, नहीं। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि तुम उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी भावनात्मकता को समझते हुए निर्णय लो। जब तुम निर्णय लो तो केवल दिमाग से मत निर्णय लो, इसके साथ वो कहता है कि हृदय से को भी इन्वॉल्व करो, दोनों को बैलेंस करो, आईक्यू और ईक्यू को बैलेंस करो, निर्णय बहुत ही अच्छा होगा। तुम समझ सकोगे आज तुम्हारे कामों से किसी को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे तुम काम आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनके जीवन में एक नयापन आएगा, एक नई चीज आएगी, वहां पर तुम्हारा ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन आता है। लेकिन यूपीएससी के लिए जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए होता है पीक्यू, यानी कि परसिस्टेंट क्वेश्चन। परसिस्टेंट यानी लगातार लड़ते रहना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीक्यू। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार लगे रहना, धैर्य के साथ लगे रहना, तब तक जो है वो बार बार कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ये है पीक्यू। बहुत पहले हमारे यहां इसके बारे में बता दिया गया था, वेस्टर्न अब बता रहा है, बहुत पहले ईस्ट जो है वो पहले इसके बारे में बता चुका है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो क्या है ये पीक्यू? पीक्यू कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर परफॉर्मेंस डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने कल हैबिट के बारे में इससे पहले डिस्कस किया था। परसिस्टेंस, डोंट जंप अप, ऐसे जंप नहीं करना है कि ये गए ये आए, ये वाला काम नहीं है। जो पीक्यू है वो ये है, जैसे पीक्यू। पीक्यू का मतलब होता है परसिस्टेंस बनाए रखना, हिट करते रहना। ठीक है, मैं नौकरी में हूं, कई बच्चों ने कहा सर टाइम नहीं मिलता। एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर 27 साल एज हो गई है, 3 ही घंटा पढ़ने के लिए मिल रहा है। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। ठीक है, घबराना नहीं, 3 साल को लेकर कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट हिट योर डे। 3 घंटा मतलब अगर 3 घंटा है तो इसको हिट करते रहो, हिट करते रहो, हिट करते रहो। इससे नीचे नहीं जाना है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां है, कोई बात नहीं, बट परसिस्टेंस लगा रहना है। परसिस्टेंस का एक और मतलब है, मैंने कई बच्चों को देखा पढ़ाने के दौरान अपनी टीचिंग में, पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, छोड़कर भाग गए, टीचर को गाली दिया, सबको ऊट पटांग सोशल मीडिया पे लिखा, उसके बाद भाग गए, छोड़ छाड़ बिस्तर उस्तर लेके निकल लिए। तो परसिस्टेंस का मतलब, और इसी बार में मैं ऐसे तमाम जो है इस बार मेधावी स्टूडेंट से मिला जो सेलेक्ट हुए, आईएएस आईपीएस बने, उसमें उन्होंने बहुत कम लोग थे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, उसमें कई ऐसे थे जो पहली बार में इंटरव्यू में गए, दूसरी बार प्री नहीं निकला उनका, लेकिन हिट 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 हिट। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में एक नियमितता लेकर आना। नियमितता, परसिस्टेंस मतलब मुझे किसी भी रूप में अपनी जो है एक रूपता बनाए रखनी है, चाहे वो पढ़ाई की हो, व्यवहार की हो। पता चला कुछ लोग क्या होता है, कई बार पागलों जैसा बिहेव करने लगते हैं, बहुत तनाव में हूं सर, ऊट पटांग से बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, नहीं, व्यवहार में भी परसिस्टेंस लेकर आना है। ठीक है, एग्जाम है ये, लेट इट बी, मुझे एग्जाम की तरह लेना है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई फांसी चढ़ा दिया जाएगा मैं फेल हो जाऊंगा। एक बार फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार जाना है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार करना है मुझे। अगर मेरे पास अटेम्प्ट ऊर्जा है, मेरा ये सपना है, मुझे पता है कि मैं इस एग्जाम के बाहर परिवर्तन लेकर आ सकता हूं, तो मुझे ये चीज करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो अब आप इस पे फोकस करिए, परसिस्टेंस, अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवहार में, अपनी मानसिक दशाओं में, अपनी पॉजिटिविटी में, इन सब में परसिस्टेंस चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप नियमितता लेकर आ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए डेवलप एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। यूपीएससी में दोनों चीजें चाहिए। कई बार कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एप्टीट्यूड क्यों नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम जरा बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जो है सेगमेंट क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, ये समझ लीजिए। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति की अगर बात करें तो अभिवृत्ति का मतलब होता है कि आप जो ये चैलेंजेस डेली डेली आ रहे हैं उसको किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह से आप आज आगे लेकर जा रहे हैं। आपके सामने जो चैलेंजेस है, मुझे मान लीजिए मेरा आंसर अच्छा नहीं लिखा जाता, तो एक होता है सर मेरा आंसर बार बार नहीं लिखा जाता, सर मैं नहीं लिख पा रहा हूं, सर मैं क्यों लिखूं, मैं अच्छा आंसर नहीं। और दूसरा तरीका होता है कि मुझे आज कम से कम इंट्रोडक्शन ही अच्छा करना है, कोई बात नहीं, पूरा आंसर मुझसे अच्छा नहीं लिखा, मेरे पास फैक्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन 3 लाइनें 4 लाइनें मुझे अच्छी लिखनी है। चलो अभी हम इस महीने इसी पे काम करते हैं, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं, तो मैं अपने
जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ रही, एटीट्यूड क्या काम करता है, जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं इसको चैलेंजेस रूप में कहना शुरू कर देता हूं कि ये मेरे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है बेसिकली। और इन चैलेंजेस को मैं माइक्रो लेवल में तोड़ने की क्षमता जानता हूं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर पे मैं इसको तोड़ दूंगा। कि प्रॉब्लम बड़ी, मान लो जो मेरे पास, मुझे 150 वर्ड का आंसर मुझसे नहीं लिखा, बहुत से बच्चों ने, कल भी एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर की शुरुआत कहां से करें। तो जब समझ में आया तो शुरुआत नहीं, तो उसको छोटे स्तर पे तोड़ दो कि मुझे आंसर ही क्यों लिखना है, मुझे सिर्फ प्रसंग लिखना है, मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। तो किसी भी चीज का केवल इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हमें एक आंसर में पता होता है कि हमारे मिनिमम 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी यानी एक्सप्लेनेशन, और कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो क्यों ना मैं केवल फोकस करूं इंट्रोडक्शन में, सिर्फ 4 लाइन नहीं लिखना, 4 लाइन खाली लिखना है, बाहर में गया इसके मुझे मतलब ही नहीं है। एक बार मैं इंट्रोडक्शन पे कमांड कर लूं, फिर मैं आ जाऊंगा बॉडी पे कि थोड़ा चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पे 8 लाइन और लिख लेते हैं, फिर कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो आप जब प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में कन्वर्ट कर देते हो और चैलेंजेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो, तब आपका विजय की यात्रा शुरू हो जाए। अब आप उस पर आसानी से विजय पालोगे। और जब उसको आप बहुत बड़ा करके देखते हो, तब कभी भी आप उसमें अच्छा नहीं कर पाते हो। यही सिंपल सा फंडा होता है। दूसरा होता है अभिरुचि, एप्टीट्यूड। किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना है। एनसीईआरटी कहती भी इसी बारे में कि आपको इन्वॉल्व होना है, अभिरुचि डेवलप करनी है, अपना मन लगाना है और इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मेरा जो है एप्टीट्यूड क्या है, मैं इसको किस रूप में देख रहा हूं। सवाल है फॉर एग्जांपल कि मैं ज्योग्राफी, आज से मान लो ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, तो ज्योग्राफी का प्रशासनिक अभियोग्यता में, प्रशासन में मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी इसको पढ़ते समय सिर्फ मुझे हवाओं के चलने का जो है वो नाम नहीं याद रखना है, मुझे लोकल विंड्स के नाम नहीं याद रखने हैं, मुझे जो है वो अधिवासों के नाम नहीं याद रखने, मुझे तो समझना है कि अभिरुचि क्या होती है। अभिरुचि का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, कि अगर मैं कल प्रशासनिक अधिकारी हूं तो मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज मेरे देश की समस्याओं के निपटान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये होता है जब आप सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हो और खुद को अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर देते हो। सॉरी टू से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है अरे पढ़ लो यार, सब लोग टीचर भी कहते हैं पढ़ लो यार, नंबर पा जाओ, भागल में जाए, इससे क्या मतलब है। यहीं से हम खराब कर देते हैं और आगे चलकर वही स्टूडेंट जब पहुंचता है मार्क अपने फील्ड में, तब वहां वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है या वो गलत कार्य कर रहा होता है। एजुकेशन हमेशा एक पर्पस के साथ होता है। तो जब आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब आप जाकर उसके साथ जुड़ पाते हैं। अगला पॉइंट, डेवलप स्किल्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किल्स आपको इस युद्ध में बहुत ताकतवर बनाती है। जैसे रीडिंग स्किल, लिखते जाओ, रीडिंग स्किल्स। किताब कई लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, कई लोग पढ़ने बैठते हैं 2 पेज से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि सिर्फ नोट से ही हम आईएएस बन जाएंगे। तमाम तरह की धारणाएं होती हैं। वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ते ही नहीं है, कुछ नई चीज जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर पढ़ने मन नहीं लगता, ज्यादा देर तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो पहली आपकी रीडिंग स्किल डेवलप करनी होगी और वहां से शुरू करो। कोई भी छोटी छोटी चीज, जैसे रीडिंग स्किल का मतलब होता है बैठकर कुछ पन्नों के साथ लगातार पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ लो, नहीं हो तो बिल्लू पिंकी कॉमिक्स, लेकिन पढ़ो, रीडिंग स्किल डेवलप करो। रीडिंग स्किल लगातार जो है वो प्रैक्टिस से आता है। इट टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हिंदी मन करे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश मन करे इंग्लिश पढ़ो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो वहां का रीजनल साहित्य पढ़ो, प्रेमचंद्र पढ़ो, फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ो, मन्नू भंडारी पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो उसको। जो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा, जिसमें आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, वो पढ़ो। और जब आप उसको रीडिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप करो, एक 30 मिनट्स 45 मिनट्स अलग निकालो अपने लिए। ये धीरे धीरे हैबिट में डेवलप होगा। फिर जब ये रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, जिस दिन तुम मन्नू भंडारी पढ़ लोगे, उसी दिन आगे चलकर तुम जो है भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन जब तुम मन्नू भंडारी जब इंटरेस्टिंग चीज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बुक भी नहीं पढ़ पाओगे। ये बात ध्यान रखना, कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी स्किल्स का एक हिस्सा है। दूसरी स्किल की बात करें, स्किल का मतलब होता है इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। स्किल का मतलब ही होता है, स्किल कब आती है, व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप लगातार अभ्यास करते हो तो ही प्रैक्टिस आती है। तो इस प्रैक्टिस में रीडिंग स्किल हो गया। दूसरा राइटिंग स्किल, जो भी पढ़ो उसको लिखने की कोशिश करो। रिवीजन स्किल, जो भी पढ़ो उसको बार बार दोहराने की कोशिश करो। कई लोग तो अपने आप को फोटोकॉपी मशीन समझते हैं कि अब एक बार देख लिए सब याद हो गया। बार बार उसको पढ़ने की आदत डालो। रीडिंग रिवाइजिंग स्किल। काम स्किल, काम स्किल का मतलब क्या है, खुद को शांत रखना पड़ता है। हर हफ्ते एक बार तो ऐसा होता होगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार हमसे ये एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट।
तो ऐसी कंडीशन में खुद को मेडिटेशन सिखाओ, खुद को काम रखने की कोशिश करो, डायरी लिखो, अपने निगेटिव विचारों को अपनी कॉपी में डाल दो कि देखो भाई मेरे सामने ये निगेटिविटी आ रही है। अगर आप ये कर पाते हो तो खुद को शांत रखिए कि ये इस एग्जाम में तूफान चलते हैं दिमाग में, आपका दुश्मन कोई नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। उसको अगर तुम शांत कर पाते हो, इस दिमाग को तुम शांत कर पाते हो, तो दुनिया तुम्हारे हाथों में है। तो काम स्किल। इसके बाद टेक्निकल स्किल, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को भी आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये टेक्निकल स्किल? जैसे गूगल सर्च करना, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी लेना, जैसे कहीं पर भी आप तमाम तरह की वेबसाइटों को जो है वो आपको बुकमार्क करना आना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट हो गई, नीति आयोग की वेबसाइट हो गई, जहां पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही, आईएमएफ की वेबसाइट हो गई, इनको बुकमार्क करके रखना। इनको जो है वो इनके जिसे हम लोग कहते हैं आरएसएस फीड लेना। इनके आप तमाम ऐप्स आती हैं जिन पे आप उनके आरएसएस फीड ले सकते हो। उस पर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको पता चल जाता है, आपका समय बचता है और आप अपडेट रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी स्किल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो चीजें होती स्किल में आपको बहुत ही ज्यादा एक तरह से नए अपने आप को चैलेंज करना। इसके बाद खुद को ऑर्गेनाइज रखने की स्किल। मेरे नोट्स कहां हैं, बुक्स कहां हैं। कई बार लोग बहुत अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। न्यूज़पेपर कहां है, कटिंग्स कहां है, फाइलें कहां है मेरी। तो ऑर्गेनाइज करके रखना जो है वो सीखो। इसके लिए तमाम जो है टेक्निकल स्किल भी बहुत आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऐप आ चुके हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करते हैं, बुक मार्क करने में बहुत मदद करते हैं। तो इससे आपका बहुत समय बचता है। आगे चलकर जब आप धीरे धीरे आपके नोट्स बढ़ेंगे, अभी तो ठीक है, लेकिन आपके नोट्स बढ़ेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स बढ़ेंगी, तमाम तरह के जो है इनपुट्स पर बुक्स बढ़ेंगे, तो उसमें आपको कई बार कॉन्सेप्ट ढूंढने पड़ते हैं। अब ढूंढने में 2-2 3-3 घंटा गुजर जाता है। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें सीख पाते हैं तो आगे चलकर जो बुक पढ़ना है, टाइम टेबल मैनेज करना है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि इसके बाद, यानी कि जो मैंने आपको फिर से बताया, एक हम इसको रिवाइंड करते हैं और हम समझते हैं। मेरी इस बात का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इस यात्रा में जाना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इग्नाइट कर सके उसको रखिए, खुद को तैयार करिए कि मुझे इस हीट को धारण करना है, राइट। फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को, आपको पता है कि जो आपकी तैयारी के शुरुआती दौर होगा वो सबसे कठिन होगा। अगर इसी ग्रेविटी में तुम 3 से 4 महीना लिख लो, अगर आज से तुम तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो 3 to 4 मंथ सबसे डिजास्टर्स होते हैं। शुरुआत में क्या होता है, थ्रस्ट ज्यादा मिलता है। 2 महीने जो है बहुत आप तेजी से पढ़ोगे, तीसरा चौथा महीना आप अचानक से डाउन हो जाओगे। अगर ये चौथा महीना जो है तुमने सही से निकाल लिया और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा तो 5वें महीने में आप 5वें 6ठे महीने में आसानी से जाओगे। लेकिन चौथे महीने आते आते तुमने महसूस किया होगा आपका डाउनफॉल शुरू होता है। और उस समय अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने टीचर से बात नहीं की, खुद को इग्नाइट नहीं किया, तो फिर आप ट्रेजेक्टरी से हट जाओगे। और इसके बाद अगर कंटिन्यू रखा तो सफर तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है? विश्वास से बात अपनी शुरू करो और पीक्यू पर आओ। आज से तुम्हारी, अगर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या बहुत तेज लाल होना, बहुत तेजू लाल होना, बहुत ही जो है गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी नहीं? तुम्हारे सामने है, पीक्यू होना जरूरी है। इन एवरी बिहेवियर, इन योर थॉट्स, इन योर डेली रूटीन, इन योर थिंकिंग प्रोसेस, इन योर बिहेवियर, सभी में तुम्हारा परसिस्टेंट होना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। क्यों तुमसे प्री मेंस इंटरव्यू कराते हैं, इतना करने के बाद भी जाके उसका ट्रेनिंग कराते हैं। तुम्हारा बहुत धैर्य देखा जाता है कि सामने एक व्यक्ति गाली दे रहा है। आपने देखा कोविड टाइम में 2 डीएम ने अपना जो है आपा खो दिया, क्या हालत हुई, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी। परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर, कि तुम जो है वो बिल्कुल ही नियत बने रहोगे, तुम्हारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये होता है परसिस्टेंस होना। ठीक है, तो आपका अगर हम डेली पढ़ रहे हैं तो हम डेली पढ़ेंगे, हमारा व्यवहार यही रहेगा। बार बार मानसिक उच्चार, अरे यार बोर हो गए हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं ये नहीं करना है मुझे। इसके बाद एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों डेवलप करो। किसी भी समस्या को बहुत बड़ा करके मत बोला करो, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। रिवीजन करना है, छोटा छोटा रिवीजन करो। किसी को बोल दो कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मैं उसको सुनकर याद रखूंगा। आप मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। कई तरीके हैं आपके पास। और स्किल्स, बिना स्किल्स के ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करोगे तो कभी भी आपकी पर्सनालिटी आपको उस तरह नहीं बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप अपने लिए 30-35 मिनट पढ़ने के लिए नहीं निकालते हो, खुद को अपने आप को नर्चर करने के लिए नहीं निकालते हो,
कभी भी काम नहीं चलेगा। अगर आपका पेन नहीं चलता, सोच रहे कि पढ़ ले तो लिख लेंगे, कभी भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को रिवीजन स्किल में नहीं डाल रहे हो तो कभी भी काम, अगर आपके टाइम टेबल में रिवीजन नहीं है, कुछ एक तरफ पढ़ते जाओगे, दूसरी तरफ रेत के निशान जो है मिटते चले जाएंगे। ठीक है, खुद को काम करना नहीं आता, खुद से डेली पूछना है कि मुझे कैसे करना है। जो सुबह, कल सुबह मेरी 6:30 बजे क्लास है मेडिटेशन की, आओ वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं। खुद को शांत रखना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल मुझे पता नहीं, कई लोग वर्ड जो है, मैंने देखा कई लोग जीमेल नहीं बना पाते हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखो कि मुझे कब क्या कैसे करना है। जो लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं वो, उनके लिए बहुत आसान होता है। मैंने देखा है कि आपने देखा होगा कई बार जो है वो तमाम, आपने देखा होगा रिजल्ट में भी हमें दिखाई पड़ा, जिनके माता पिता अच्छे पदों पर होते हैं, और जैसे मान लो आपने देखा होगा उनके परिवारों में या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट में होता है या बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनके बच्चे बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं, बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण ये होता है कि वो लोग खुद भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, उनके घरों में बड़ा डिसिप्लिन चलता है। आप ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को बड़ा लग्जरी मिलता है, नहीं मिलता है। उनके शुरुआत से ही उनके पढ़ने लिखने पर बहुत फोकस किया जाता है, वो टाइम से उठते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं, उनको उतनी लग्जरी नहीं मिलती है। धीरे धीरे वो अनुशासन यानी डिसिप्लिन, खुद को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है, डिसिप्लिन मतलब क्या, खुद को ऑर्गेनाइज करना, वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर धीरे धीरे उनके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना एक, बिल्कुल आपने देखा होगा, एक कॉमन बात हो जाती है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा और आप खुद भी पढ़ के देखे, मैंने इस बारे में बहुत बात किया है, बहुत चीजों को देखा है, तो आपको एक अलग ही दिखाई पड़ता है। वो एक बचपन से उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। आपने देखा होगा जो सैनिक स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसमें आगे चलकर वो मेजर या कैप्टन के रूप में बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। वो एक अनुशासन में बंधे होते हैं, पहले से ही वो कैडेट के रूप में तैयार हो चुके होते हैं। सो इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि हमें जो अनुशासन, हमें जो ऑर्गेनाइज वे में हमें तैयार करना होता है, वो आगे चलकर अपने आप एक प्रोसेस को जन्म देता है, जिसे हम प्रोसेस ऑफ सक्सेस कहते हैं, यानी हम सफल होकर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो बेसिक प्रिपरेशन थी वो आप लोगों को मिली होगी, आप लोगों को जो करना है।